नमस्कार, मैं पवन सिंह। आज़ादी के इतने सालों बाद भी बिहार इतना बदहाल क्यों है? बिहार बेहाल क्यों है? दरअसल बिहार का एक क्षेत्र ऐसा है जहां हर वर्ष बाढ़ आती है, जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता है और उनकी बहुत सारी संपत्ति का नुकसान उनको उठाना पड़ता है। जबकि एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर हर वर्ष सूखा पड़ता है, जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा जो कि गरीबों को और किसानों को, मजदूरों को इस प्राकृतिक आपदा के द्वारा हर वर्ष नुकसान उठाना पड़ता है। ये भी बिहार की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिसकी वजह से दूसरे देशों से बिहार का जो बिजनेस है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि बिहार चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। बिहार में अगर आप उत्तर की तरफ ऊपर की ओर जाएंगे तो नेपाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। बिहार चूँकि तटीय राज्य नहीं है, इसलिए उसको इस बात का भी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा, बिहार की जो राजनीतिक अस्थिरता रही है, जो कि सबसे बड़ा कारण है बिहार की बदहाली का। बिहार में पिछले 70 वर्षों से अधिक समय में 40 बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है, 40 बार, और 23 अलग अलग मुख्यमंत्री आए और औसत एक मुख्यमंत्री को मात्र 1.5 वर्ष मिला, यानी कि मात्र 18 महीने। ये भी एक बिहार की बदहाली का सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है। दूसरा, बिहार की जो राजनीति रही है वो धर्म पर आधारित रही है, वो जाति पर आधारित रही है, यानी कि विकास की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति पर जातिगत राजनीति, धर्मगत राजनीति हावी रही है। इसकी वजह से भी बिहार को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तो हमने उन कारणों पर प्रकाश डाला है जो काफ़ी मायने रखते हैं बिहार की बदहाली में। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है इस समय का, कि बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आगामी 10 नवंबर को नतीजे भी आने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल अपने पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस समय जो बिहार के राज्य है, वहाँ पर जो वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना महामारी जो चल रही है, उसने समर्पण कर दिया है। जी हाँ, समर्पण कर दिया से ज़्यादा उपयुक्त शब्द आत्मसमर्पण का अगर हम प्रयोग करें तो शायद वो ज़्यादा सार्थक और उपयुक्त होगा। क्योंकि जिस तरह से नेताओं की रैलियों में भीड़ आ रही है, हज़ारों की भीड़ आ रही है, उससे लगता है कि उनको कोरोना का कोई खतरा नहीं। ना तो नेताओं को इस बात की कोई चिंता है और ना ही लोगों की। लेकिन बिहार के लोगों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए, इन नेताओं के लिए है। बिहार के गरीब, किसान, मजदूर के लिए कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट आपके लिए नहीं है। इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और चुनाव में ज़रूर भाग लीजिए, अपना मतदान ज़रूर डालिए, लेकिन अपना विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, बिहार में की राजनीति के जो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, रामविलास पासवान जी, उनका हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया है। दुखद निधन हुआ है। वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। लेकिन बिहार की राजनीति भी अजब है। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अभी अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, उन्होंने केंद्र सरकार में एनडीए के साथ रहने का काम किया है, का निर्णय लिया है। जबकि बिहार में जो कि एनडीए है उससे अलग हट करके चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन उसमें भी वो जो प्रत्याशी उन्होंने अपने उतारे हैं वो सिर्फ जेडीयू, यानी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी के सामने उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। जबकि बीजेपी के सामने उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। एक तरफ वो एनडीए से अलग हैं, दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार प्रशंसा करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं राजनीति का। दोस्तों, तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव जी के बेटे हैं, आप देख सकते हैं कि बिहार में वंशवाद की राजनीति तो लगभग हर प्रदेश में आपको मिलेगी, लेकिन बिहार में इसका जो रेशियो है वो बहुत अधिक है। आप देखिए, आरजेडी और ये एलजेपी, ये पूरी तरह से उनके बेटों को ही सर्वे सर्वा, होल एंड सोल, जो कि अंग्रेजी में है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अंग्रेजी में एक कहावत है होल एंड सोल, यानी कि सर्वे सर्वा, वो
उनकी पार्टी के बेटे ही, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में, उसमें भी ऐसा ही किया गया। अपने अपने बेटों को ही पूरा पार्टी का सर्वे सर्वा बना दिया गया और जो भी नेता हैं उनको कमतर बता के उनको योग्यता पर, कि उनकी योग्यता नहीं है कि वो अध्यक्ष बन सके, अध्यक्ष वही बनेगा जो उस पार्टी के जो संस्थापक हैं उनका पुत्र। ये व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में चल रही है, जो कि बेहद खतरनाक है। दोस्तों, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में वास्तव में नीति निर्माताओं ने, हमारे नेताओं ने ठीक से काम नहीं किया। अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो बिहार के लोगों को जो पलायन करना पड़ता है रोज़गार के लिए, दूसरे प्रदेशों की ओर उनको रुख करना पड़ता है, खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से बिहारी लोग काम करते हैं। आखिर बिहार में उनको रोज़गार क्यों नहीं मिल पाता है? इसके लिए बिहार के स्थानीय नेताओं ने कोई इस विषय पे कभी गंभीर दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। दोस्तों, बिहार के लोग सबसे मेहनती माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा युवा बिहार में है। उसके बाद भी उस क्षमता का, उस ऊर्जा का प्रयोग हमारे नेता, खास करके बिहार के जो सर्वे सर्वा हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नहीं ले पाए, क्योंकि ये जातिगत और धर्मगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति को तवज्जो नहीं मिल पाई है। 2005 में जब से नीतीश कुमार ने शासन की बागडोर संभाली, तब से कुछ परिवर्तन जरूर आया है। उन्होंने शराबबंदी करके रखी हुई है पिछले कुछ समय से। शराबबंदी एक अच्छा कदम है, लेकिन जिस तरीके से बिहार को 15 सालों का समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है। 15 सालों में बिहार में क्या किया, कितना किया, ये बताने की जगह नीतीश कुमार जी ये बताने में है कि लालू का शासन कितना खतरनाक था। यानी कि लालू के शासन से डर दिखाकर बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं तो आपने लालू का शासन देखा है। 15 साल का, 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बीच में वो 2016 में वो आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। बाद में फिर 2 साल बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन पिछले 15 सालों से लगातार वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी बिहार की स्थिति में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।